नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक्चुअल में हंसी इसलिए आ रही है कि ये सेशन में अभी से 15 मिनट पहले स्टार्ट कर चुका हूं। 10 मिनट चलने के बाद में कैमरा बंद हो चुका था, इस कारण से मुझे सेशन को बीच में रोकना पड़ा और फिर से वापस से जो डाटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो फिर से पढ़ाऊंगा। हालांकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इतना पार्ट यहां से हटा दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। शुरू करते हैं सेशन आज का। और आज का जो सेशन होगा हमारा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में अर्थात वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल पर। तो दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल के विभिन्न विचारों को अर्थात कि राजनीतिक दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने अपना चिंतन और किस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, उस चिंतन की विशेषता क्या रही है। तो सारी बातें हम यहां पर इस सेशन के माध्यम से, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सेशन थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल। क्लियर है ना? आइए तो जान लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम व्याख्या की बात करेंगे। आज के टॉपिक का एक तरह से आप सारांश बोल सकते हैं कि पूरे टॉपिक में जो भी आपने चिंतन किया है या कहें कि जो भी आपने जितना भी जो भी आपने उसमें वर्णित किया है उस सब का एक निचोड़ आपको व्याख्या के अंतर्गत डालना होता है। तो उस व्याख्या की चर्चा करेंगे। उसके बाद में बेंथम के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें इन्होंने संशोधन किया है, चेंजेस किए हैं। तो किन किन पहलुओं में चेंजेस किए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक फ्रेम बना दूं आपके मस्तिष्क में कि एक्चुअल में ये दर्शन था क्या, एक्चुअल में ये दर्शन था क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों दर्शन कुछ ऐसा था, मिल साहब ने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मान लीजिए कि जे.एस. मिल ने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि बेंथम साहब ने जो सिद्धांत दिया था उपयोगितावाद का, उस सिद्धांत की कुछ कमियां थी। मिल के अनुसार उन कमियों को उन्होंने हटाया और उसको एक नया रूप प्रदान किया और वो नया रूप ला करके ही इन्होंने प्रस्तावित कर दिया था कि नया सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। ठीक है ना? इसीलिए कहा गया है कि मिल ने जो सिद्धांत दिया है वो बेंथम का परिवर्तित रूप है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का परिवर्तित रूप है। क्लियर है? आइए इसके अलावा एक बात और आप जान लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि मिल साहब जो है ये उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कहें कि उपयोगितावादी जो विचार रहे इनके ये अंतिम विचारक रहे थे। मतलब इससे पहले बेंथम साहब ने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए थे, उपयोगितावाद के विचार, है ना। इसके बाद में बेंथम, तो ये अंतिम है ना, लास्ट थिंकर्स थे जो उपयोगितावाद को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके आगे कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो मिल साहब है ये व्यक्तिवाद में ज्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन उसके बाद भी व्यक्तिवाद में ज्यादा विश्वास रखने के बावजूद इन्होंने उपयोगितावाद के दर्शन को भी एक नई दिशा प्रदान की, उपयोगितावाद के दर्शन को भी एक दिशा प्रदान की। उनके विचारों में जब हम उनके चिंतन का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो उनके चिंतन में हमें तीन बातों का समन्वय देखने को मिलता है और वो तीन बातें हैं उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद। ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखना है ना। तो मिल के जो संशोधित रूप था मिल का, या कहें कि मिल का जो सिद्धांत था उपयोगितावाद सिद्धांत था, उपयोगितावाद सिद्धांत के अंतर्गत ही व्यक्तिवाद और उदारवाद के विचार भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? हालांकि बेंथम साहब, माफ कीजिएगा, मिल ने अपने चिंतन की शुरुआत ही जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत से की है। एक सेकेंड दोस्तों, कमेंट का रिप्लाई। ओके, तो मिल साहब ने अपने चिंतन की शुरुआत कहां से की दोस्तों? उपयोगितावाद से शुरुआत की, लेकिन आगे चल करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए और उपयोगितावाद में जो उनको कमियां महसूस हुई उन कमियों को दूर करते हुए जो है उन्होंने एक भौतिक सुखवाद की भी चर्चा की। लेकिन एक ये कोरा भौतिक सुखवाद नहीं था, भौतिक सुखवाद नहीं था। इन्होंने क्या किया देखिए, जब इन्होंने सिद्धांत दिया या कहे कि बेंथम के सिद्धांत को परिवर्तित करके, चेंजेस करके उसमें वो जैसे इन्होंने प्रस्तुत किया वैसे ही कुछ विद्वानों ने उस सिद्धांत को पकड़ लिया और उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। किस आधार पर? भाई आलोचना करने का भी एक आधार होता है। कोई भी विद्वान अगर आलोचना करता है किसी सिद्धांत की तो उस आलोचना का एक आधार होता है कि किस आधार पर आप उसकी आलोचना करते हैं, है ना। तो उन्होंने आधार बनाया भौतिक सुखवाद को। तो कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने यह कहा कि मिल ने जो संशोधित रूप प्रस्तुत किया है
बेंथम के सिद्धांत का, उसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखवाद है। क्या है? भौतिक सुखवाद, मतलब भौतिक रूप से मनुष्य को सुख की प्राप्ति, है ना, भौतिक सुखवाद की बात करता है ये। इस आधार पर उन्होंने जो है इसकी आलोचना की। लेकिन मिल साहब कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो हमने सिद्धांत दिया है ना, ये सिर्फ भौतिक सुखवाद नहीं है। हाँ, सुख की बात करते हैं हम, सुख की बात करते हैं, क्योंकि सुख से ही संसार चलता है ना। प्रत्येक व्यक्ति की आज इच्छा होती है सुख प्राप्त करना, लेकिन हमने यहां पर सुखों को दो पार्ट में तोड़ दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो कौन से दो पार्ट थे दोस्तों? एक उच्च कोटि का सुख और एक निम्न कोटि का सुख, ठीक है ना। उच्च कोटि का एक अच्छा सुख और एक जो ठीक है विलासिता वाला, है ना। तो एक उच्च कोटि का मतलब मानसिक सुख और एक निम्न कोटि का मतलब शारीरिक सुख। सुख दो प्रकार के होते, आप भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, है ना। एक मानसिक संतुष्टि, एक मानसिक संतुष्टि, है ना, और एक जैसे कि मानसिक संतुष्टि बोले तो एक बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर करके व्यक्ति मन से खुश हो जाता है ना, मस्तिष्क से खुश हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आत्मा की संतुष्टि। या ऐसा मानिए कि जो मानसिक खुशी होती है ना, वो इसी को मानेंगे कि ज्ञान प्राप्त करना एक मानसिक खुशी होती है, ठीक है ना। और बाकी जितने विलासिता की चीजें हैं वो सब शारीरिक सुख ही प्रदान करती है। तो इस प्रकार से मिल ने उस सुख को, उस भौतिक सुख को दो भागों में डिवाइड किया है, उच्च कोटि का और निम्न कोटि का। तो जो उच्च कोटि का और निम्न कोटि का सुख बताने का इन्होंने प्रयास किया है ना, बस यही इनका विशेष संशोधन है, विशेष संशोधन है। किसमें? बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में। क्लियर है? आइए, तो ये था दोस्तों आपकी व्याख्या, एक छोटा एक रूप था, एक मोटी मोटी सी एक चर्चा थी जिससे कि इस टॉपिक से संबंधित था, ठीक है ना। अब एक्चुअल में हम ये बात करने वाले हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें इन्होंने चेंजेस किया क्या, संशोधन किया क्या है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इन्होंने इस संशोधन को, मिल साहब ने इस संशोधन को अपनी एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की, एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक का नाम था यूटिलिटेरियनिज्म। ये एक पुस्तक का नाम था, रट लीजिए, जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछा गया कई बार, है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की यूटिलिटेरियनिज्म, और इसी पुस्तक में उन्होंने उपयोगितावाद का जो संशोधित रूप था उसको प्रकाशित किया या प्रस्तुत किया, ठीक है ना। और ये उसके नव चिंतन का परिणाम था जिसमें वो सुखों के गुणात्मक अंतर की विवेचना करता है। दोस्तों ये टॉपिक, ये जो टर्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक अंतर, गुणात्मक। तो यहां से मतलब ये होता है कि मिल साहब ने सुखों के गुणों पर ध्यान दिया है, गुणों पर फोकस किया है। जबकि अगर आपको याद होगा, अगर जब हम बेंथम साहब के सिद्धांत को पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि बेंथम साहब सुखों के सिर्फ मात्रात्मक सुख की बात करता है। किसकी? मात्रात्मक सुख की बात। वहां पर उनकी एक टैगलाइन थी, क्या थी? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। क्या बोला था? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो अधिक की बात करते हैं, मतलब ये मात्रा की बात करते थे, कौन? बेंथम साहब। जबकि मिल साहब जो है मात्रा के साथ ही साथ में बोलते हैं कि अधिकतम तो ठीक है लेकिन गुणात्मक भी होना चाहिए, अच्छे सुखों की भी प्राप्ति होना चाहिए। तो मात्रात्मक के साथ ही साथ इन्होंने गुणात्मक शब्द को भी इस सिद्धांत में जोड़ दिया था। इसी कारण से दोस्तों, जैसे ही इन्होंने गुणात्मक शब्द जोड़ा, वैसे ही बेंथम का पूरा उपयोगितावाद जो सिद्धांत था ना, उसका पूरा दर्शन परिवर्तित हो गया, पूरा रूप ही बदल गया। जो मूल दर्शन था ना बेंथम का, उसमें ही चेंजेस हो गए, ठीक है ना, मूल ढांचे में परिवर्तन हो गया। तो मिल द्वारा बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत में जो संशोधन किए गए उनको हम पर्टिकुलर रूप से देखने वाले हैं। ये 6 सिद्धांत जिसमें मैंने आपको प्रारंभ में ही चर्चा की थी, ये 6 सिद्धांत, माफ कीजिएगा, ये 6 परिवर्तन है उपयोगितावाद के सिद्धांत में। ये 6 परिवर्तन इन्होंने विशेष रूप से किए हैं। आइए एक एक करके इन सभी को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चले। यहां तक तो कोई डाउट नहीं दोस्तों, डाउट नहीं होना चाहिए, सेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, प्रत्येक टॉपिक। और ये जो 6 बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब जिन परिवर्तनों की चर्चा करने जा रहे हैं, ये सारे परिवर्तन सिर्फ आपको व्यवहारिक रूप से समझना है। अगर व्यवहारिक रूप से समझ गए तो थ्योरिटी की टेंशन ना, थ्योरिटिकल पार्ट की टेंशन ना ले। डेटा मैं आपको प्रोवाइड करता ही हूं, प्रत्येक सेशन का पीडीएफ में आपको अपलोड करता हूं, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है लिंक। इसके अलावा अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आकर मुझे फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाती है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। आइए सबसे पहली अगर कोई चर्चा करें, हाँ, सुखों में मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक भेद की भी ये बात करते हैं। क्या बात करते हैं ये बोलते हैं, मिल साहब बोलते हैं कि सुखों में सिर्फ मात्रा का ही अंतर नहीं है बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। सुख कम ज्यादा, सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छे और बुरे भी होते हैं। बेंथम ने क्या कहा था? सुख या तो कम है या फिर ज्यादा है,
सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया था। लेकिन मिल ने क्या कहा कि साहब कम हो ज्यादा तो ठीक है, लेकिन साथ में अच्छे और बुरे भी होते हैं, अच्छा सुख और बुरा सुख, या बहुत अच्छा सुख और सिर्फ अच्छा सुख, कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। आगे समझेंगे उस चीज को। आइए शुरू करते हैं। बेंथम सुखों में सिर्फ मात्रात्मक अंतर को मानते थे, है ना, किंतु मिल ने अपने गुणात्मक अंतर भी इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया था। बेंथम के अनुसार, बेंथम ने क्या कहा था कि सब सुख समान है, सारे सुख एक जैसे हैं, कोई सुख ना उच्च कोटि का है और ना निम्न कोटि का है। किसने कहा था? बेंथम साहब ने कहा था। इसीलिए बोलते हैं कि ये इसमें गुणात्मक अंतर नहीं मानते थे बेंथम साहब, जबकि मिल साहब इसमें गुणात्मक अंतर मानते थे। बेंथम का कहना था कि खेलने में जितना आनंद आता है ना, उतना ही आनंद आपको काव्य पढ़ने में आएगा। बेंथम साहब का ऐसा मानना था। मतलब ये कि आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, वो चाहे किसी भी चीज से हो, सब समान है। लेकिन मिल ने इसी चीज का खंडन किया और कहा कि नहीं साहब, खेलने में जो आनंद आता है वो अलग है, और पाठ पढ़ने में जो आनंद आता है, काव्य पढ़ने में जो आनंद आता है वो अलग है। खेलने से आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, जबकि काव्य को पढ़ने से आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। मिल के अनुसार सुख में केवल मात्रा का ही नहीं बल्कि गुण का भी अंतर होता है। इसके पक्ष में उसने बताया कि जिन लोगों को उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों सुखों का अनुभव है, वे उच्च स्तरीय सुखों को अधिक चाहते हैं। क्या कहा मिल ने? उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय दोनों प्रकार के सुखों को भोगा है, दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव है, वो लोग उच्च स्तर के सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, निम्न स्तर के सुख की नहीं। मिल का कहना है कि शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद उत्कृष्ट है, शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद उत्कृष्ट है, इससे मानसिक शांति मिलती है और ये अधिक स्थायी और सुरक्षित होते हैं। जबकि शारीरिक जो सुख होता है ना, जो शारीरिक सुख होता है, शारीरिक आनंद होता है, वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन जो बौद्धिक सुख होता है ना, वो परमानेंट होता है, स्थायी रूप से होता है। सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों से सुख मिलता है वह मूढ़ लोगों के सुख से कहीं ज्यादा उच्च है। जो ज्ञानी लोग हैं उनको जिन बातों से सुख की प्राप्ति होती है वो सुख, और मूर्ख लोगों को जिस कामों से सुख की प्राप्ति होती है उस सुख में बहुत ज्यादा अंतर है। यहां पर मिल साहब ने यह भी कहा है कि विद्वान अगर असंतुष्ट हो, है ना, और मूर्ख व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा संतुष्ट भी है ना, तब भी विद्वान की असंतुष्टता जो है वो उससे उच्च होगी, है ना। यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूल से भी कहीं अधिक अच्छा है। एग्जाम्पल तो और प्यारे प्यारे ही दिए गए थे उसमें, है ना, तो आगे आप लोग पुस्तक से पढ़ेंगे, क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसका जो मेन भाव है ना, भाव समझते चलिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से मिल साहब ने बेंथम के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था, जिसमें सिर्फ मात्रा की बात की गई थी, सुखों की मात्रा की बात की गई थी, यहां पर उन्होंने गुण को भी अंतर बता दिया है और गुणों में भी चेंजेस बता दिया। क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सुखों को मापा नहीं जा सकता। तो मिल साहब ने क्या कहा कि बेंथम साहब ने सुखों को माप लिया है, एक ऐसा इंची टेप बना लिया है जिससे सुखों को मापा जा सके, है ना। तो मिल ने कहा कि नहीं, आपने जिस प्रकार से सुखों को मापा है ना, मेजरमेंट, यार मेजरमेंट करना, सुखों का कितने सुख है, कितनी क्वांटिटी में है, तो वो चीज गलत है मिल के अनुसार। तो मिल का कहना है कि सुखों को मापा अर्थात सुखों को मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है कि मिल ने यह बताया है कि सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती। पेन बाबू किधर हो? सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती, सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती, सुखों की मात्रात्मक नापतोल असंभव है। क्लियर है। क्योंकि सुख और दुख में कौन सा सुख और दुख तीक्ष्ण है या रोचक है, इसका निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुख और दुखों को भोगा हो, अनुभव किया हो। यह मिल का कहना है। तो मिल का कहना यही है स्पष्ट रूप से कि सुख और दुख को नापना इतना आसान नहीं है, असंभव सा है। क्योंकि इसका या तो देखिए सुख और दुख, है ना, इसके बारे में कौन बता सकता है, कैसे मापा जा सकता है? तो जिस व्यक्ति ने दोनों को भोगा हो। अब जरूरी नहीं है कि उसने कौन से सुख दुख भोगे कि सभी पूरी दुनिया के द्वारा उसी प्रकार के सुख दुख भोगे जाए, है ना। तो उच्च निम्न कई प्रकार के उसमें अंतर हो सकते हैं। तो इस कारण से इनका स्पष्ट कहना है कि ये संभव नहीं है, सुख और दुख को नापा जाना संभव नहीं है, है ना। तो यहां पर मिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति हो सकती है ना। एकमात्र रास्ता है सुख को नापने का, कौन सा है? विद्वान लोग हैं, उनका मत ले लीजिए,
वो विद्वान लोग ही बताएंगे कि सुख क्या है और दुख क्या है ना। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें विभिन्न सुखों की अनुभूतियों का ज्ञान है वही सुखों की श्रेष्ठता और उनकी निम्नता के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो विद्वानों के निर्णयों को ही सुखों को अच्छे या बुरे होने का एकमात्र प्रमाण माना जाना चाहिए। इस प्रकार मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की नापतोल को गलत सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो यहां मिल ने स्पष्ट कहा है कि बेंथम साहब ने जिस प्रकार का मेजरमेंट बनाया था नापने का सुख और दुख को, वो गलत है। अगर आपको मेजरमेंट रखना ही है तो विद्वानों को लेकर, क्योंकि उनसे ज्यादा सुख और दुख के बारे में कोई नहीं जानता। जो ज्ञानी है वही आपको इसके बारे में विस्तार रूप से और अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। इसका अगला टॉपिक है, इसमें इसी में ही जहां पर उन्होंने परिवर्तन किया था कि उपयोगितावाद का जो आधार है वो नैतिकता। क्या उपयोगितावाद का आधार नैतिकता। अब आपने देखा था जब हम बेंथम साहब को पढ़ रहे तब कि बेंथम के सिद्धांत में नैतिकता की का कोई स्थान ही नहीं था, कोई स्थान नहीं था नैतिकता का, है ना। चाहे वो नैतिक चेतना हो, कर्तव्य की भावना हो या नैतिक बंधन हो, कोई स्थान नहीं था इनके लिए बेंथम के सिद्धांत में। लेकिन इनको भरपूर स्थान दिया है मिल साहब ने। आइए अध्ययन के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से इन्होंने इन सबको अर्थात की नैतिकता को अपने अध्ययन में महत्व दिया है। बेंथम के उपयोगितावाद में नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना या नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। बेंथम के अनुसार व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त, बेंथम के अनुसार याद रखिएगा, बेंथम ने क्या कहा था कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। भौतिक आनंद के अलावा और कुछ नहीं। किसने कहा था? बेंथम साहब ने कहा था। नैतिक आधार पर वह चीजों को नहीं मानता। क्लियर है। लेकिन मिल का मत है कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना, इन सब का योग होता है। क्या कहा मिल ने? कि जब मनुष्य की चेतना का निर्माण होता है तो उसमें प्रेम भी होता है, सहानुभूति होती है, धार्मिक भावना, ये सब होता है। मिल ने अंतःकरण के उद्धत, अंतःकरण से उद्धत का मतलब होता है, उद्धत मतलब कि उत्पन्न, है ना, उत्पन्न हुआ उससे। तो अंतःकरण से उत्पन्न कर्तव्य भावना को जीवन में आवश्यक मानकर उपयोगिता को नैतिकता पर आधारित करने का प्रयास किया। दोस्तों समझिए इसको, मिल ने क्या किया? अंतःकरण, इस वर्ड को पकड़ लीजिए आप। अंतःकरण है ना के द्वारा उत्पन्न, अंतःकरण के कारण या अंतःकरण के परिणाम स्वरूप या अंतःकरण से उत्पन्न कर्तव्य भावना को जीवन में आवश्यक मानकर उपयोगिता को नैतिकता पर आधारित करने का प्रयास किया है। इसको समझ लीजिए दोस्तों, अंतःकरण को समझ लीजिए। अंतःकरण का मतलब यह हुआ कि मिल साहब जो है व्यक्ति को अंदर से झकझोरना चाहते थे, व्यक्ति को अंदर से जगाना चाहते थे कि व्यक्ति के मन में अंतःकरण की भावना आए, जिससे क्या होगा? कर्तव्य परायणता अर्थात कि नैतिकता जागृत होगी उसके अंदर। वो जब वो प्राणी नैतिक बन जाएगा तो सारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इस कारण से उन्होंने कहा है, इसमें एक कंसेप्ट और जोड़ दिया था अंतःकरण का, और विस्तार से समझेंगे आगे चल करके, ठीक है ना। तो उन्होंने अंतःकरण से उत्पन्न कर्तव्य की भावना को इस सिद्धांत में जोड़ करके इस सिद्धांत को नैतिकता पर आधारित करने का प्रयास किया। अंतःकरण का जो प्रधान गुण होता है दोस्तों, वो अन्य लोगों के सुखों की वृद्धि होता है। क्या होता है? देखिए, अन्य लोगों के सुखों की वृद्धि। देखिए, अंतःकरण का जो सबसे बड़ा गुण होता है, प्रधान गुण होता है, एक प्रेम की भावना होती है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो क्या होता है? अन्य लोगों के सुखों की वृद्धि, है ना। अन्य लोगों के सुखों की वृद्धि, अंतःकरण की भावना, ये उनके सुखों का, दुखों का हास, उनके दुखों को कम करना। तो सुखों में वृद्धि करना अन्य लोगों के और उनके दुखों में कमी करना। इस सिद्धांत द्वारा मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को नैतिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इस प्रकार मिल उपयोगितावाद के भौतिक और राजनीतिक पहलुओं से हटकर व्यक्तिगत सदाचार के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। सदाचार, व्यक्तिगत सदाचार, जहां उन्होंने अंतःकरण की बात की, वहीं उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ दिया, व्यक्तिवाद क्षेत्र को छोड़ दिया, उपयोगिता को छोड़ दिया, भौतिकवाद को छोड़ दिया, बल्कि वो व्यक्तिगत सदाचार के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। किसके कारण? अंतःकरण के कारण। क्लियर है। तो ये इन्होंने अंतःकरण को अर्थात की नैतिकता को विशेष स्थान प्रदान किया बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में। यह भी इनका एक महत्वपूर्ण चेंजेस था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला है व्यक्तिगत और सामाजिक हित। दोस्तों अब यहां बात करेंगे हम इंटरेस्ट की कि व्यक्तिगत और सामाजिक, है ना, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो बेंथम ने व्यक्तिगत सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, देखिए इसका मतलब क्या होता है? कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, यार येलो चलेगा, एक सेकेंड।
ओके, रेड लेना पड़ता, रेड लेते हैं। ओके, आइए यहां पर क्या है दोस्तों, देखिए व्यक्तिगत और सामाजिक हित, किस पर चर्चा हो रही है? व्यक्तिगत और सामाजिक हित पर, है ना, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित पर। कोई व्यक्ति पूरे समाज का कब सोचेगा? कोई भी व्यक्ति पूरे समाज का सोचकर कब चलेगा? या देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपने अनुसार जीना चालू कर दे, समाज के बारे में ना सोचे, तो अन्य लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, अगर सभी लोग अपनी मनमानी करने लगे तो। हालांकि आज के लिए उसके लिए कानून व्यवस्था है, कहीं से कानून व्यवस्था के डर से, और या फिर कहेंगे समाज की कुछ नैतिकता या परिवार के संस्कार या सामाजिक संस्कार, ये सारी चीजें होती है जो व्यक्ति को बांध कर रखती है और अनुचित कार्यों करने से रोकती है। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम साइड में हटा दें, तो यहाँ बेंथम ने इस दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या कहा था? तो उन्होंने दंड को आवश्यक माना था। किसको? दंड को आवश्यक माना था। एक विशेष दंड की व्यवस्था की थी उन्होंने। किसने? बेंथम साहब ने अपने सिद्धांत में कहा था कि अगर व्यक्ति समाज के अकॉर्डिंग, अर्थात कि दूसरे की भलाई में या समाज के हित में कार्य करे, अगर आप ये चाहते हो, तो उसके लिए विशेष दंड की व्यवस्था होना चाहिए। बेंथम का मानना था कि दंड के कारण व्यक्ति को बुरे कार्य या असामाजिक कार्य करने से रोका जा सकता है। और इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार के दंडों की भी बात की थी, किस किस प्रकार का पनिशमेंट उनको दिया जाना चाहिए। 4 प्रकार के दंड कौन कौन से दोस्तों? भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक और धार्मिक। किस प्रकार के? भौतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक। ये 4 प्रकार के दंडों की बात की थी। ये देखिए लिखा हुआ है, 4 प्रकार के विशेष दंडों की उन्होंने चर्चा अपने चिंतन में की थी। भौतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक दंड। क्लियर है? अब ये तो चिंतन था किनका? बेंथम साहब का। अब बात करते हैं मिल की। इस बारे में मिल ने क्या कहा? देखिए, मिल का उपयोगितावादी मापदंड जो है, व्यक्ति का अधिकतम सुख ना होकर के अधिकतम सामूहिक सुख है। क्या है? अधिकतम सामूहिक सुख। ये अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात नहीं करते, बल्कि ये क्या बात करते हैं? अधिकतम सामूहिक सुख, समाज सुख की बात करते हैं। मिल का स्पष्ट मानना था कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के दंड के द्वारा ही व्यक्ति को सार्वजनिक कार्य में जो है लगाया जा सकता है, या सार्वजनिक हित में लगाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के हित में कार्य करे, तो उसके लिए व्यक्ति को बाहरी दंड तो दीजिए आप, जैसा कि बेंथम साहब ने बताया है, 4 प्रकार के दंड बताए हैं, ये सब बाहरी दंड है ना, लेकिन आंतरिक दंड देना भी आवश्यक है। और आंतरिक दंड मतलब कि अंतःकरण। क्या कहा था? अंतःकरण, है ना, आगे समझेंगे आप लोग। तो यहां पर उन्होंने बेंथम साहब ने, माफ कीजिए, मिल ने बेंथम के बाहरी और अपनी ओर से एक और जोड़ करके आंतरिक, तो दोनों प्रकार के दंडों की बात की है। दोनों प्रकार के दंड की व्यवस्था होना चाहिए जिससे सार्वजनिक सुख की वृद्धि हो सके। तो मिल आंतरिक दंड भय अर्थात कि अंतःकरण को ज्यादा प्रभावशाली मानते थे, स्वाभाविक और शक्तिशाली मानते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में मानव जाति के सुख की भावना रहती है, इसलिए उसे सार्वजनिक सुख के लिए उत्सुक होना चाहिए। इस प्रकार मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ और नैतिक प्राणी बता करके उसे समाज के प्रति कर्तव्योन्मुख रहने के लिए प्रेरित करके स्वार्थ और सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। दैट्स ऑल, बस, है ना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संबंधित, या कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, है ना, सिंपल था इसलिए फट से मैं आगे बढ़ गया बिना कुछ बोले। एकदम इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग, है ना। और डिफिकल्ट आता है, कोई समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स खुला आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिए मुझे, है ना, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आएगी। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, उतना सुनने के बाद तो 100% प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है हमारा स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। अब सब कुछ भूलिए, बात आ गई यहां पर स्वतंत्रता की बात आ चुकी है, तो हम इसी को उठाएंगे, स्वतंत्रता की, है ना, कि स्वतंत्रता को लेकर के, है ना, लिबर्टी को लेकर के मिल साहब ने किस प्रकार का संशोधन किया बेंथम के उस सिद्धांत में, तो वो चलो आइए देखते हैं। तो मिल ने बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को भी संशोधित किया, मतलब उसमें परिवर्तन किया। बेंथम के अनुसार बेंथम साहब ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता उपयोगिता सिद्धांत की अनुगामिनी है। क्या कहा था उन्होंने? स्वतंत्रता जो है उपयोगिता सिद्धांत की अनुगामिनी है, मतलब ये कि उपयोगिता ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता से, है ना। उपयोगिता जहां होगी वहां स्वतंत्रता पीछे पीछे चली आएगी, अग्रगामी नहीं है ना। अतः उसने स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना था। क्लियर है? बेंथम का स्पष्ट मानना था कि सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता के, ठीक है। लेकिन मिल के अनुसार, मिल का कहना है कि स्वतंत्रता का स्वयं अपना महत्व होता है, वह स्वयं अपने एक साध्य है, अपने में एक साध्य है, मतलब ये कि
ये जो स्वतंत्रता है ना, ये अपने आप में साध्य है, ये किसी उपयोगितावाद का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, साध्य है ना। तो और ये साध्य और साधन का जो डिफरेंस था, ये तो मैं आपको बहुत पहले इसी सीरीज में पढ़ा चुका हूं, है ना। गांधी जी को जब हम पढ़ रहे थे, माफ कीजिएगा, इस भारतीय राजनीतिक चिंतकों में जब गांधी जी को पढ़ रहे थे, और इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस में कई बार चर्चा हुई है साधन और साध्य की, ठीक है ना। साधन, साध्य होता है लक्ष्य, ठीक है ना। तो उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। ये लास्ट वाला, लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, लास्ट वाला है ना। संपत्ति के अधिकार के संबंध में विभिन्नता, संपत्ति के अधिकार के संबंध में विभिन्नता। अब मैंने आपको, बेंथम साहब को जब आप पढ़ रहे थे, तब मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि बेंथम साहब अपने आप में एक उलझे हुए प्राणी नजर आ रहे थे। मैंने लास्ट में आलोचना के रूप में बोला था, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई उनकी जो है उनकी आलोचना कर रहा हूँ, उनकी बुराई कर, ऐसा कुछ नहीं है। विद्वान तो विद्वान होते हैं दोस्तों। समझिए उसमें कि बेंथम साहब ने एक बात कही थी कि वो सरकार के हस्तक्षेप को हमेशा, है ना, उसका समर्थन नहीं करते थे। सरकार के हस्तक्षेप का समर्थन, देखिए उसने क्या कहा था कि बेंथम की अगर हम बात करें, बेंथम साहब की बात करें, एक मिनट, बेंथम साहब ने क्या कहा था यार, बेंथम राज्य को कानूनी रूप से उच्च संस्था मानते थे, वो समाज कल्याण में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते थे। समझिए यहां पर कहानी को। लेकिन संपत्ति के अधिकार की जब बात आती है तो वो इसी हस्तक्षेप, अर्थात राज्य के हस्तक्षेप को इग्नोर करते थे, समर्थन नहीं करते थे। समझिए बेंथम साहब का स्पष्ट मानना था कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है संपत्ति की, तो उस परिप्रेक्ष्य में या कहें कि उस क्षेत्र में बेंथम साहब स्पष्ट बोलते हैं कि व्यक्ति के संपत्ति के मामले में जो सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना, उसको पूरी छूट होनी चाहिए कमाने की, चाहे वो कैसे भी कमाए, कोई तरीका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संपत्ति के अधिकार को लेकर के पूरी छूट होना चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में ही, है ना, अपने विचारों में भिड़ गए थे। और इसी चीज का उन्होंने क्लियर, किसने क्लियर किया, मिल साहब ने क्लियर किया। इसके विपरीत मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक, किसकी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक था। मतलब कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व प्रदान करते थे, ठीक है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व प्रदान करते थे। क्लियर है। और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थक होने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहते थे, ठीक है ना। मतलब ये बेंथम साहब की तरह संपत्ति के अधिकार को बड़ा चढ़ाकर देने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको भी सीमित करना चाहते थे अन्य कार्यों की तरह। आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों और स्त्रियों के कल्याण के जो आवश्यक कानून संरक्षण और राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता था। तो कुल मिलाकर के ये कि जो मजदूर है, बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, इनके कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं ना, तो उन सबको लेकर के, उन सबको छोड़ करके कहें कि राज्य का हस्तक्षेप बाकी आवश्यक क्षेत्रों में होना चाहिए। व्यक्तिवादी होते हुए भी यहाँ मिल गरीब और शोषित वर्ग के हित में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियंत्रण के अधिकार का समाजवादियों के समान समर्थन करता है। क्लियर है। तो ये जो है इनके विचार आपस में उलझे हुए नहीं है, एकदम क्लियर है। इन्होंने हालांकि परिवर्तन किया है उपयोगितावाद के सिद्धांत में, लेकिन अगर इसके महत्व को पढ़ा जाए दोस्तों, इसके महत्व को देखा जाए, तो आपको खुद प्रतीत होगा कि ये कोई परिवर्तन ही नहीं, बल्कि ये तो पूरा नया सिद्धांत है। बेंथमवाद जो रहा है, या कहीं कि बेंथम का जो सिद्धांत रहा है, उससे एकदम परिवर्तित रूप हमको यहाँ देखने को मिला है। एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब बेंथम साहब के उपयोगितावाद को पढ़ रहे थे तो वहां कुछ और ही कहानी थी, और जब हम मिल साहब के उपयोगितावाद को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और ही कहानी देखने को मिली है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा मिल साहब का जो रहा था ये सेशन आज का उपयोगितावाद का, वो होता है कंप्लीट। इसका एक छोटा सा पार्ट बच जाता है दोस्तों स्वतंत्रता संबंधी विचारों को लेकर के, तो वो आप अपनी पुस्तक से भी पढ़ेंगे, इजी है, आप कर लेंगे कवर। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर, आप इजीली उसको कवर कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अगले जो विद्वान होने वाले हैं, जो हमारे सेशन में जगह बना चुके हैं, वो है इमानुएल कांट साहब, ठीक है ना। तो कांट साहब पर नेक्स्ट सेशन में चर्चा होगी, और कोशिश करेंगे एक ही सेशन में इनको भी कंप्लीट कर लिया जाए। इस प्रकार से कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा कोशिश करेंगे दोस्तों। और एक्चुअल में मैं थोड़ा सा लेक्चर कंप्लीट करते हुए ही मैं आपको आगे बता दूं कि ये जो सेशन थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, या 3 या 4 सेशन नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। और एक बड़ा कारण सिर्फ इतना छोटा है कि जो हमारा स्टूडियो सिस्टम वगैरह है वो थोड़ा सा क्रैश हो चुका है ना। सिस्टम क्रैश होने के कारण दोस्तों, और उसको रिपेयर होने में समय लग रहा है ना, इस सब कारण से सेशन कम आ पा रहे हैं, लेट हो पा रहे हैं।
वो संभवतः हो सकता है कि इससे आगे की जो क्लासेस आए उसमें इस प्रकार की इफेक्टिव पीपीटी आपको देखने को ना मिले। 2-4 क्लासेस आपको जो है डायरेक्टली पीडीएफ या कुछ बुक्स के प्रिंट आपको देखने को मिले, है ना। तो लेकिन हम क्लासेस बंद नहीं करेंगे, क्लासेस कंटिन्यू एज इट इज चालू रहेगी, चाहे समस्या कितनी भी आए हम लड़ते रहेंगे आप लोगों के लिए, है ना। चाहे कैसा भी कंटेंट कैसा भी होगा, है ना। मेन चीज है उसको व्यवहारिक बनाना, अंडरस्टैंड करना, समझाना, और वो उसमें तो आप कोई कमी छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।